Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 64वें पुष्प में आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं श्रीमान डॉक्टर जयदेव मिश्र जी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना में। तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और फणिकांत मिश्र जी के ज़्यादा आभार हम लोग व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये कार्यक्रम हम लोगों को सुनने के लिए मिला है। हमारे साथ में डॉक्टर पीएन मिश्र जी हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप हैं पीएन मिश्र जी। मैं थोड़ा परिचय करा देता हूँ। पूर्व में आपका कार्यक्रम हुआ है, मैं थोड़ा बता देता हूँ छोटे में परिचय। आपका बहुत बड़ा परिचय है। प्रख्यात न्यायविद, अधिवक्ता, स्वतंत्र भारत देश के एकमात्र अधिवक्ता जिनके द्वारा अयोध्या मुकदमे में की गई बहस पीएन मिश्र हिस्टोरिक आर्गूमेंट इन जय श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट नाम से प्रकाशित हुई है। अपराम सेतु एवं गौ संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय कलकत्ता में अधिवक्ता के रूप में भारतीय प्रयास पर उनकी रक्षा की है। आप शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आदि शंकराचार्य के काल में निर्धारण एवं अन्य कई प्रकार के कार्य आपने किए हैं और राम सेतु के संरक्षण के लिए भी आपने कार्य किया है। और हमारे साथ में हम सभी के मार्गदर्शक जो हैं फणिकांत मिश्र जी, बराबर ही हम लोगों को कार्यक्रम में और भी किसी हर प्रकार से गाइडेंस मिलते रहता है। तो फणिकांत मिश्र जी भी हमारे साथ में हैं। आपके बारे में भी आप डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी हैं। राखल दास मेमोरियल अवार्ड 2017 में आपको मिला है। डायरेक्टर है हेरिटेज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तकनीकी विश्वविद्यालय बंगाल सरकार। पूर्व में रीजनल डायरेक्टर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूर्वी क्षेत्र में। ज्योतिषविद, बड़ा अनुभव है आपका। बौद्ध स्तूप रीवा की खोज की है। खजुराहो में सबसे बड़ी मंदिर की खोज जिसे भारत सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इन स्थानों पर लॉर्ड कनिंगडम भी नहीं पहुंच पाए थे। भगवान बुद्ध का मूल भिक्षा पात्र प्रमाणित किया है आपने। तो इस प्रकार से कई सारे कार्य आपने किए हैं। मिथिला क्षेत्र में पुरातात्विक इतिहास की खोज एवं संरक्षण। जब मिथिला क्षेत्र की बात आई तो आज का जो विषय है मिथिला से रिलेटेड ही है, मिथिला की संस्कृति एवं परंपरा। तो हम सभी को मार्गदर्शन मिलेगा जयदेव मिश्र जी का। और आप अंडमान निकोबार हम्फ्रीगंज में पुरातात्विक अवशेष की खोज एवं खुदाई किया है आपने, डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी आपने। हरियाणा में कलायत मंदिर का संरक्षण, पंजाब में दक्षिणी सराय अमानत खान के पुरातात्विक स्मारकों का संरक्षण, हिमाचल में ताबू के स्तूपों का संरक्षण, लोरिया नंदनगढ़, चनकीगढ़ बिहार, रामपुरवा स्तंभ का संरक्षण, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, शांति निकेतन का संरक्षण कार्य, सुंदरवन में पुरातात्विक खोज इत्यादि, मतलब बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जयदेव मिश्र जी को आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, आभार आप सभी का, धन्यवाद जी। नमस्कार। आप सबों का मैं आभारी हूं कि मुझे कुछ कहने का मौका दिया। आज मैं मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा के बारे में कुछ जानना, कुछ हम लोग बात करना चाहेंगे। और आज यह कैसे अक्षुण्ण, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति है। यह आप जानते हैं कि वैदिक काल से ही यहाँ की संस्कृति और परंपरा जीवित है और अक्षुण्ण है और आज तक अद्यावधि है। जबकि प्राचीन परंपराओं में हम देखते हैं कि ग्रीस है, मेसोपोटामिया है, क्रीट है, ईरान है, इंडस वैली है, सब के सब या तो ध्वंसावशेषों पर देखे जाते हैं या उसके कुछ अंश संग्रहालयों में संग्रहित हैं। लेकिन मिथिला की परंपरा आज भी जीवंत है। मिथिला वह क्षेत्र है जो वैदिक परंपरा को आज भी समेटे हुए है और दुनिया के सामने में अपनी बात को रख रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ की परंपरा में कूट कूट की वैदिक बातें भरी हुई है, जो कि अति सूत्रबद्ध रूप में हम आज कहते हैं। और दूसरी खासकर यहाँ विशेषता के क्या है कि यहाँ शास्त्रार्थ करने की प्रवृत्ति रही है। सूत्रबद्ध कहने की प्रवृत्ति और शास्त्रार्थ की परंपरा इस मिथिला की संस्कृति
को जीवित रखे हुए है और आगे भी जीवित रखेगा। और आज जो हम देखते हैं यहाँ, चाहे जिस भी क्षेत्र पर हम विचार, संस्कृति के जिस क्षेत्र पर हम विचार करें, चाहे शिक्षा हो, धर्म हो, दर्शन हो, सबों में मिथिला की भूमि ने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और आगे भी देना इसका नियति बनी हुई है। आज इसके प्रारंभ से हमें देखेंगे तो इसके संस्कृति का जैसे उल्लेख छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में तो बड़े पैमाने पर है ही है, इसके साथ पुराणों में है, महाभारत में है, रामायण में है, कौटिल्य ने किया है, प्राकृत स्रोत में है, पाली स्रोत में है। यहाँ के भरे पड़े हैं मिथिला के संस्कृति और परंपरा को। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ की संस्कृति के बारे में एसएन सिंह ने पहले तिरहुत का इतिहास लिखा 1922 में। तत्पश्चात उपेंद्र ठाकुर के द्वारा लिखा गया हिस्ट्री ऑफ मिथिला। फिर विजयकांत मिश्र क्या है, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिथिला एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मिथिला, जो कि यह सब बाइबल है। इसी क्षेत्र में मिथिला के हर जगह का खुदाई डॉक्टर फणिकांत मिश्र द्वारा किया गया, जो उन्होंने पूरे दरभंगा, मधुबनी और जनकपुर को देखा। इनसे पहले डॉक्टर विजयकांत मिश्र जी ने जनकपुर की खोज की थी, बलिराज के बारे में बताया था, करियन की खोज की थी, वैशाली जो मिथिला का इतिहास है, पूरा नॉर्थ बिहार और सटे हुए साउथ बिहार, साउथ नेपाल, तो वहां पर भारत के स्वतंत्रता होने के बाद पहला पुरातत्व वैज्ञानिक था विजयकांत मिश्र थे, जिन्होंने वैशाली में खुदाई 1950 में करवाई और रिपोर्ट छपाई। उसके बाद अभी और इनके साथ दिए है कृष्णदेव जी ने। फिर इन्होंने पाटलिपुत्र, कुम्हलार पाटलिपुत्र में खुदाई करवाया और वहां का रिपोर्ट लिखा, जो कि अल्तेकर साहब लिखते हैं कि आर्कियोलॉजी के इतिहास में यह रिपोर्ट मॉडल है और आज भी उसका लोग अनुकरण करते हैं। विजयकांत मिश्र जी बहुत काम किया, इन्होंने सोनपुर का काम किया, दर्शनाचार्य जो यहाँ की मिथिला तो दर्शन की भूमि रही है, यहाँ रियन में उन्होंने खुदाई किया कि आज भी जा करके देख सकते हैं कि दर्शनाचार्य की पीठ है, जहाँ जब बच्चे अक्षरारंभ करते हैं या दर्शन की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ जाते ही हैं। उसके बाद तो हम देखते हैं कि फणिकांत मिश्र जी ने जो काम किया आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, उसका कोई मिसाल नहीं है। इन्होंने पूरे नॉर्थ बिहार में काम किया और खास करके कालिदास डीह की इन्होंने पहचान की, उस समय के पुरावशेष नहीं निकाले। फिर विद्यापति घरारी की खोज की इन्होंने और उसके बाद आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ भूमि जो मंडन धाम है सहरसा में, मिथिला में ही है, उसको भी इन्होंने खोज करके पूरे संसार को बता दिया कि यही भूमि ऐसा है कि जहाँ की कालिदास, विद्यापति और मंडन मिश्र तीन ऐसे इंटेलेक्चुअल थे कि इन्हें कोई भुला नहीं सकता। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अन्य लोगों ने काम किया, लेकिन जब भी मिथिला की बात आती है तो हमारे दिमाग में चला आता है जनक जैसा राजा नहीं हुआ, और जनक और याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ हुआ इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। अपने आप में अनूठा है और उसका कोई सानिध्य नहीं किया जा सकता है और नहीं अभी तक सानिध्य। और जनक ऐसे राजा थे कि जनक की विद्वता के चलते व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को जनक जी से अध्ययन करने के लिए भेजा था। और उस समय जनक जी, व्यास जी काफी प्रसन्न हुए। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक ऋषि महर्षि थे, लेकिन जनक जी जैसा
राजर्षि नहीं थे, जिन्हें व्यास जी को विश्वास था यहाँ पर भेजे, और वह संस्कृति आज जीवित है। वह शास्त्रार्थ की संस्कृति आज भी है जीवित। हम देखते हैं कि चाहे मिथिला के किसी क्षेत्र को आप देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित था, उसको वैज्ञानिक ढंग से रखा, आज भी यहाँ जीवित है। आर्थिक दृष्टि में हम देखते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, जिसे वार्ता के रूप में हम जानते हैं, इसको जो किया जाता है, मिथिला में जो परंपरा है उसको लोगों ने अपनाया। खास करके हम देखते हैं कि तंत्र विद्या में मिथिला की ही पहला देन है, और यहीं से आसाम और बंगाल गया। बौद्धों ने मिथिला से ही लिया, और दर्शन के क्षेत्र में तो मिथिला का योगदान इतना है कि उसको सूचीबद्ध करना ही कठिन है। कोई भी दर्शन हो, सभी दर्शनों में मिथिला का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में योगदान रहा ही है आज। और नव्य न्याय तो ऐसा मिथिला की देन है कि इसके आज संसार ऋणी है। मिथिला में इतना ही नहीं, बाद के जो हुए नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय, उनके जो चिंतामणि है, उसका कोई मिसाल नहीं है संसार में। फिर आपको हम देखते हैं अन्य वाचस्पति जी हुए, पुष्कर जी हुए, एक से बढ़कर यहाँ दार्शनिक हुए। यह दर्शन की भूमि ही रही है, यह व्याकरण की भूमि रही है, यह साहित्य की भूमि रही है, और यहाँ एक से बढ़कर एक महामहोपाध्याय हुए। महामहोपाध्याय उन्हें कहा जाता है। इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, और महामहोपाध्याय जो सभी अपने विषय के निशान विद्वान होते थे, उनका कोई पैरेलल नहीं होता था। हम कहेंगे डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी के परिवार में ही 22 महामहोपाध्याय हुए, जो पृथ्वी पर पहला इनका फैमिली है जे इतने बड़े। और इनके फैमिली के बाद डॉक्टर गंगानाथ झा का फैमिली है, जो इस चीज को किया, और आज तो फिर यह हम देखते हैं। और यहाँ जो गुरुकुल रहा, वह गुरुकुल सिस्टम जो था आज भी जीवित है। गुरुकुल सिस्टम में छात्र शिक्षक जो प्राचीन काल में पढ़ाते थे, उसी ढंग से आज भी पढ़ाने की परंपरा है। गुरु को लोग प्रणाम करने के बाद ही माता पिता या देवी देवता के प्रणाम करते हैं। या आज भी मिथिला की परंपरा में या जीवित है। और सबसे बड़ी खासियत थी कि पढ़ाई करने के बाद यहाँ की परीक्षा पद्धति पिक्यूलियर थी। विदेशियों ने पिक्यूलियर माना है, ग्रियर्सन ने लिखा है, और हमारे यहाँ तो भारतवर्ष में वो ऐसी परीक्षाएं थी ही नहीं, जिसे कहा जाता था सलाका परीक्षा था, या सार्वजनिक परीक्षा होते थे, पब्लिक एग्जामिनेशन इसको कहा जाता है। जब पढ़ लिखने के बाद विद्वान आते थे तो उन्हें सार्वजनिक रूप से एक्सपर्ट एक सुई से उस पेज को छिद्र करते थे, और जहां वह पेज जाता था उस पेज को व्याख्या करनी पड़ती थी। ऐसे 5 बार होते थे। सफल होने के बाद ही उन्हें मिथिला की सर्टिफिकेट दी जाती। मिथिला के स्नातक हुए तभी उन्हें परीक्षा दी जाए, अब उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते थे। और दूसरी परीक्षा यहाँ की सर्जंत परीक्षा होती थी। सर्जंत परीक्षा में एक से बढ़कर एक विद्वान आते थे। उन्हें सार्वजनिक रूप में लोग प्रश्न करते थे, और जब सबको संतुष्ट कर देते थे तो संतुष्ट होने के बाद तब जाकर के उन्हें सर्जंत परीक्षा के विद्वानों की परीक्षा होती थी। और तीसरी परीक्षा होती थी, दरभंगा महाराज शुरू किए थे, धौत परीक्षा होती थी। धौत परीक्षा में
उसके फॉर्म भरे जाते थे, परीक्षाएं होती थी। अपना जो ये विषय है उस विषय के संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही मिथिला के महाराज उन्हें प्रमाण पत्र देते थे, सम्मानित करते थे, पुरस्कार करते थे। यह 3 परीक्षाएं जो है वह पूरे संसार में कहीं नहीं है, जो सिर्फ मिथिला में ही थी। और इसके चलते हमारे यहाँ के सब विद्वान के नाम मिथिला अपनी भूमि जो है आज भी जीवित है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब बिहार एंड उड़ीसा ये स्टेट बनी तो राजधानी कहाँ हो, तो इसके लिए राजधानी आपको बिहार में कोई जमीन नहीं दे रहे थे। दरभंगा महाराज ने पटना में जमीन देकर दरभंगा महाराज बसाया। दरभंगा महाराज ने ही 1914 में 14 लाख, अब बाद में 2 लाख रुपया देकर मेडिकल कॉलेज बनवाया। यह मिथिला की बहुत बड़ी देन है। और इतना ही नहीं, दरभंगा महाराज ने भवन बनाकर पटना विश्वविद्यालय को दिया, भवन बनाकर BHU को दिया, भवन बनाकर इलाहाबाद को दिया, दिल्ली को दिया, कलकत्ता को दिया और लंदन को दिया। तो ज्ञान विज्ञान के चलते ही मिथिला आज पूरे संसार में प्रचलित है और यहाँ की परंपरा आज जीवित है। और दूसरी बात, धर्म के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो धर्म के क्षेत्र में पहला मिथिला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है नेपाल और भारत के, जहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही हम पूजते हैं। दोनों को बहुत कम ही जगह पूजा जाता था। इसके अतिरिक्त मिथिला भूमि हम लोग एक साथ शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं और शाक्त भी हैं। देखते हैं कि श्रीखंड चंदन का करते हैं वैष्णव के लिए, आपको जो राख से जो चंदन करते हैं शैव के लिए, और लाल ठोप जो करते हैं शाक्त की पुल्ली में। तो एक साथ सभी देवताओं को ले करके चलते हैं। यह मिथिला की बहुत बड़ी खासियत है। और सूर्य चंद्रमा के तो एक साथ जो पूजते हैं, अमेरिका में हाल ही में रिसर्च आया है, मिथिला ही पहली भूमि है जो कि ऐसा हुआ। इसके अतिरिक्त हम नवग्रह को पूजते हैं, पेड़ पौधे को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, जो कि आज तक मिथिला का कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात आप सब कोई जानते ही हैं, कालिदास आदि, तुलसीदास आदि विद्यापति के यहाँ तो भगवान शंकर खुद काम करने वाले के रूप में, उपकना के रूप में रहते थे। यह विद्यापति ही ये ऐसे थे कि भगवान शंकर आते थे और उनके यहाँ दास के रूप में आते। विद्यापति के यहाँ भगवान शंकर उगना दास के रूप में थे। और दूसरी बात, विद्यापति की सबसे बड़ी खासियत थी, उन्होंने अपने समय में गंगा को अपने यहाँ बुला लिया और विद्यापति के कहने पर गंगा उनके यहाँ आई। आज जो हम कहते हैं लोक साहित्य में विद्यापति पहला देन है। विद्यापति के बाद ही चाहे यूरोपियन साहित्य बने या अन्य साहित्य बने, लोक परंपरा को जीवित रखा। और आज भी विद्यापति संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अभट्ट और मैथिली में भी काम था। उनका विद्यापति कावली जो है आज रूस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में पड़े हुए हैं और उस पर शोध कार्य जारी है। यह मिथिला भूमि की थी। और दूसरी बात, आदि शंकराचार्य को तो जान ही रहे हैं हम लोग। ऐसा शास्त्रार्थ या इस काल में 9वीं शताब्दी में उठे, ऐसा शास्त्रार्थ नहीं हुआ आज तक, जो कि वहाँ की मिथिला की चिड़ियाँ ही संस्कृत में उनसे बातें करके उनको आश्चर्य कौतूहल हुआ। यह कौन सा भूमि है कि चिड़ियाँ ही हमें चिड़ियाँ पूछ रही है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किन से मिलना चाह रहे हैं। यह देन मिथिला की ही है। और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ भूमि से सीता जी निकली। सीता जी जो निकली आज तक कहीं नहीं निकली। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान राम का जो ये इतना महत्व हुआ, इसमें बहुत बड़ा योगदान सीता जी का है। तो बहुत ही भारत सरकार को तो हमने धन्यवाद भी दिया था। अब हम चाहेंगे कि नहीं, जैसे राम जन्मभूमि पर
भारत सरकार ने विशेष ध्यान दिया। अब सीता जन्मभूमि पर भी हो, सीता जन्मभूमि से लेकर के सीतामढ़ी जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक रोड बनने की जरूरत है। और बहुत पहले 90 में इस चीज को हमने बात किया था। अयोध्या में जाकर वहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पांडे जी थे विभागाध्यक्ष, पद विश्वविद्यालय में हमारा लेक्चर को आया था। राम रूट पर हमने दिया था कि राम रूट पर काम करने की जरूरत है, कि जनकपुर से सीतामढ़ी होते कैसे हम अयोध्या आते हैं और वहां से फिर रामेश्वरम तक जाते हैं। या रोड बनने की जरूरत है और ट्रेन चलने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिथिला जैसा यहाँ की जो भाषा है मैथिली स्वीट लैंग्वेज है, जैसा यहाँ का यह स्वीट लैंग्वेज है। यहाँ के लोग भी स्वीट होते हैं, यहाँ के खान पान भी स्वीट है। दही चूड़ा जो यहाँ का भोजन है पूरे संसार में कहीं का नहीं है जो औषधि है। यह बहुत सारे बीमारी को समाप्त करता है। इधर तो मैथिलोपैथी आया कि यहाँ से एक जो जड़ी बूटी हैं जो मैं आयुर्वेद के ही पार्ट है, मैथिल पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस पर बहुत से एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथिक लोगों ने काम किया। इस ढंग से हम आज यह देखते हैं कि मिथिला भूमि जो कहने के लिए तो क्षेत्रीय भूमि इंडिया का है, लेकिन नहीं, यह नेपाल से मिला देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय भूमि है। इसकी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर है, इसकी परंपरा अंतर्राष्ट्रीय है। आज भी देखेंगे, खुद मैं 25 वर्ष तक पांडुलिपि विभाग का सुपरवाइजर था। मिथिला भूमि से लगभग हमने 10 ट्रक मिथिलाक्षर में लिखी हुई पुस्तकों को पटना विश्वविद्यालय में लाया। और वहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में है, मैथिली विश्व, शायद मिथिला के कोई भी घर ऐसा हो जहाँ की मिथिलाक्षर की पांडुलिपि नहीं है। मैं वाजपेयी जी को धन्यवाद दिया था कि अष्टम अनुसूची में उन्होंने मैथिली में, खुद डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी हैं, इनके घर में इतने महापुरुष हुए, महामहोपाध्याय हुआ, उनकी लेखनी जो मिथिलाक्षर है आज भी भरे पड़े हैं, जिसे उसे संजो कर रखने की जरूरत है, शोध कराने की जरूरत है। और बहुत सी बातें हैं जो कि हमें आज सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि यदि उन मिथिलाक्षर के पांडुलिपियों के, दुर्लभ पांडुलिपियों को जो कि राज्य पुस्तकालय में है, संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में है, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में है, कलकत्ता में पहले संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत विश्वविद्यालय बन गए, उसके पुस्तकालय में, उसे डिजिटाइजेशन करने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। और उससे बहुत सारी बातें निकल जाएंगे। आज मिथिला के इतिहास पर हम लोगों ने संस्कृत परंपरा को लेकर अध्ययन किया और उसको जाना, लेकिन आज हमें यह जानिए, बहुत पहले विजयकांत मिश्र जी ने मिथिला का इतिहास प्राकृत में खोज करके अपना लेख दुनिया के सामने में रख दिया। इधर पाली में ढूंढ कर मैं मिथिला का काम कर रहा हूँ। और इस ढंग से हम देखते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संस्कृति हो, मिथिला के लोग सबसे अग्रगण्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मिथिला वाले आक्रमण किसी पर नहीं किए और मिथिला पर भी किसी ने आक्रमण नहीं किया। उस समय का अकबर मिथिला के महेश ठाकुर को ले जाकर मिथिला राज दिया था, कि मिथिला के राज्य जो है मुसलमानों ने कभी आक्रमण मिथिला पर नहीं किया था। और मिथिला अपने आप में आर्थिक दृष्टि से पंगु है, चूंकि यहाँ आपदा होते रहते हैं, वर्षा होते रहते हैं। और यहाँ का भोजन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का भोजन
खाने अब भोजन करने का जो विन्यास है दुनिया में कहीं नहीं है। और कई ढंग के भोजन बनाए जाते हैं, संचार किए जाते हैं, लोग खाते हैं बड़े चाव से। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अब बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तय कर लिया है कि भारत के बाहर से कोई भी अतिथि आवे उसे मिथिला पेंटिंग से हम लोग भेंट करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मैं चाहता हूं कि मिथिला का जो है मखान है, भारतवर्ष के हर भोजन में, बिहार के हर भोजन में एक मखान रहे। यह मखान औषधि है जो कि मिथिला के बाहर सिर्फ एक ही 2 जगह है कि यह मिलता है। और ये कई डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने इसे बताया कि मखान जो है मिथिला की औषधि है मिथिला में। और इसको आज डॉक्टर चारों ओर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इस ढंग से हम देखते हैं कि चाहे आप वैदिक युग में ले, मध्यकाल में ले, आधुनिक काल में दे, आज ही आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, वहाँ का डीएम मिथिला के ही थे, वहाँ का आईजी मिथिला के ही थे, वहाँ के राम मंदिर के पूजन करने वाले पुरोहित ही मिथिला के थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिथिला को यह सौभाग्य दिया, वह किसी भूमि का कोई यह सौभाग्य नहीं मिला। और आज मिथिला के आप मिथिला में जा करके देखेंगे, भले ही वे पढ़े लिखे नहीं हैं, सबको रामायण महाभारत और वैदिक कहानियां स्मरण है। मिथिला की संस्कृति पूर्णतः, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि पूर्णतः वेद और उपनिषद पर आधारित है। और वेद और उपनिषद की परंपरा को कोई भी भूखंड भारत में जीवित रखे हुए है तो वह मिथिला ही है। मिथिला की संस्कृति अक्षुण्ण है। और मिथिला जो लोगों को दे रहा है, आज भी साउथ इंडिया में मैं टूर लेकर, आर्कियोलॉजिकल टूर लेकर कई बार गया तो वहाँ गवर्नर वगैरह से मिले। वहाँ कहते हैं मिथिला के पढ़े लिखे IAS IPS का कोई मिसाल नहीं है, वे बहुत काम करते हैं। इसी ढंग से जयपुर में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश की तो क्या कहते, लगभग 300 गांव ये ऐसे हैं कि मिथिला कल्चर से ही है। वो बहुत लोग मैथिली नहीं जानते हैं, लेकिन आज मिथिला कल्चर को वे जीवित किए हैं। यहाँ खाने का कल्चर है, नहाने का कल्चर है, पढ़ने का कल्चर है, अतिथि स्वागत करने का। हम लोग जो अतिथि स्वागत करते हैं वह कहीं ऐसा अतिथि स्वागत नहीं होता है। किस संस्कृति के किस भाग में हम विचार करें, शिक्षा हो, साहित्य हो, मिथिला की लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है। मिथिला की लिपि को सैंधव लिपि से हमने तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है, लेख भी लिखा है। और इसमें मैं लगा हूँ कि मिथिला का जो तांत्रिक लिपि है, आज मिथिला की लिपि जो है पूर्ण रूप से तांत्रिक है। यह लिपि इंडस वैली से बहुत ही साम्यता रखता है। और तंत्र के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में तो मिथिला का जो योगदान है उसका कोई मिसाल नहीं है। एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में फिजिक्स के हेड थे जगन्नाथ ठाकुर, जो कि वाइस चांसलर भी हुए। जब 1965 में अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के पर रिसर्च करने के लिए उन्हें का फेलोशिप मिला, तो सब हमारे यहाँ कहते हैं फिजिक्स कौन सी चीज़ है, फिजिक्स पर क्या करना चाहते हैं आप व्याकरण, दर्शन, न्याय पर क्यों नहीं शोध करना चाहते हैं कि आपका पताका फैलेगा। आज जगन्नाथ ठाकुर हार्वर्ड में जाकर ब्लैक होल पर काम किया, जो पूरे संसार में पहला काम है। आज उनके नाम पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय फेलोशिप देती है। जैसे हम पुरातत्व के क्षेत्र में विजयकांत मिश्र जी का जो काम है, यहाँ का इंटरनेशनल सांस्कृतिक परिषद है चेतना समिति, उनके नाम पर पुरस्कार दे रही है। और पटना में विजयकांत मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी आपको इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत ही
कर रहा है और धनाभाव के कारण कुछ कम कर रहा है। भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्षेत्र को यहाँ जो काम हुआ है वो प्रकाशित, और हमारे दुर्लभ पांडुलिपियों को जरूर प्रकाशित किया जाए। उससे बहुत ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें यहाँ से कई पांडुलिपियां और मूर्तियां, जैसा कि आप जानते हैं बख्तियार जी खिलजी दंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला को जलाया और यहाँ से लोग लेकर पांडुलिपि ले करके भागे। तो मिथिला के कई क्षेत्र में इन्होंने कुआं में डाल दिया, घर में छिपा दिया और आगे ले आकर नेपाल काठमांडू के वीर पुस्तकालय में रखा, नेपाल के अभिलेखागार में रखा। यह बातें मुझे बताई जब मैं रिसर्च कर रहा था 79 में, तक कृष्णदेव वहाँ थे, नेपाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डीजी, भारत से ही गए थे। उन्होंने कहा कि भारत की जो देन है आज नेपाल उससे ही भरा है। नेपाल को तो भारत में ही रहना चाहिए था, यह भूल हुई हम लोग से। लेकिन हम आज जो है सो हम लोग काम करते हैं। खास करके हम देखते हैं कि मिथिला के जो कार्य हैं, संस्कृति है, परंपरा है, अक्षुण है, शायद ही कोई क्षेत्र हो जहाँ की यह नहीं। और दूसरी बात मैं यह कह दूं कि गया जो पितृ को मोक्ष दिलाने वाली जगह है, वहाँ जो पद्धति है, गया पद्धति, वो मिथिला की ही पद्धति है और मिथिला की पद्धति से ही वहाँ पिंडदान होता है, मोक्ष होता है। और उस पद्धति को लिखा है कि भगवान राम ने भी पढ़ा था, कृष्ण ने भी पढ़ा था, और उसके बाद तो सब कोई है। तो यह मिथिला का जो कंट्रीब्यूशन है, इसे हम नहीं भुला सकते। यह अक्षुण है यहाँ का, चाहे हम धर्म के क्षेत्र में देखें, अर्थ के क्षेत्र में देखें, खान पान के क्षेत्र में देखें, वेशभूषा के क्षेत्र में देखें, वहाँ का पाक और वहाँ का भोजन दही चूड़ा का कोई प्रसिद्ध। आज कुछ भी लोग मछली, चावल, कुछ भी मिथिला के लोग भी खाते हैं, कुछ खा लें, लेकिन दही चूड़ा जो औषधि है, इसका कोई मिसाल नहीं है। हम चाहेंगे कि भारत सरकार जो मिथिला पेंटिंग और मकान पर जोर दे रही है, इसी ढंग के और भी दुर्लभ चीज बहुत सारे हैं। यहाँ एक से एक दलित देवता पितर हुए हैं जिसकी पूजा होती है, जैसे दीना भद्रियो बहुत हैं। तो और हाल ही में इतनी मूर्तियां यहाँ से निकली है। वैष्णव धर्म के खेत जब हलवाहा जोड़ रहा है, तो वैष्णव धर्म के मूर्तियां, शैव धर्म के मूर्तियां, शाक्त धर्म की मूर्तियां, सूर्य की मूर्तियां सब वह संग्रहालय में रखे जा रहे हैं। और भारत सरकार के अधिनियम के तहत आज वह संग्रहालय में है। और खास करके हम यह कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों ने, आबाद के लोगों ने भी मिथिला को उपेक्षित किया। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज नहीं हुए। जो इनका विजयकांत मिश्र जी का और फणिकांत मिश्र जी का जो देन है, उसे कैटलॉग करने की जरूरत है, उसे पुस्तकाकार देने की जरूरत है और दुनिया में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस माध्यम से भारत सरकार सुने, बिहार सरकार सुने और मिथिला के कल्याण की बात हो। जबकि हम लोग यह हम लोग का ही बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी का जो है वोकल में लोकल का महत्व होता है, तो इससे बड़ा महत्व कुछ भी नहीं हो सकता। कि यहाँ का लोकल पूरे संसार में छाए हुए, भारत ही नहीं पूरे संसार में छाए हुए, उसे रखने की जरूरत है, प्रचार प्रसार के। आज पटना में देखेंगे बीजेपी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार ने पूरे पटना के दीवार पर मिथिला पेंटिंग रख दिया। पूरे मिथिला में, पूरे दरभंगा में कर दिया, पूरे रेलवे स्टेशन पर कर दिया। बीजेपी की सरकार आने के बाद ही पूरे मिथिला से जो भी ट्रेन दिल्ली जाती है, चेन्नई जाती है, बम्बई जाती है, सबको मिथिला पेंटिंग से, आज मिथिला पेंटिंग इंटरनेशनल हो चुका है। तो इन सबों का प्रचार प्रसार जरूरी है। और आज मैं एक चीज और आपको बता दूं, आज जो चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो या बम्बई हो या गोवा हो या बंगलोर हो या चेन्नई हो,
मिथिला के पंडित ही नहीं जाते हैं, मिथिला के ऑफिसर ही नहीं जानते, बल्कि उसको बनाने में मिथिला के श्रमिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज उन लोगों ने जो किया है वह देखा जा सकता है। आज देख दिल्ली में मैथिली अकादमी है, पंजाब मध्य प्रदेश में मैथिली अकादमी है, बम्बई में मैथिली अकादमी है। मिथिला की संस्कृति और परंपरा इतने मजबूत हैं कि इसकी बात इंग्लैंड और अमेरिका में हो रही है, और वहाँ के म्यूजियम में यहाँ के दुर्लभ पांडुलिपियों को रखा गया है। और हम चाहेंगे कि भारत सरकार मदद करे, और यह संस्कृति अब छूण रहा है, वैदिक काल से भी आगे भी छूण रहा। भगवान से भी कामना है, मिथिला के रहने वाले से भी कामना है, लेकिन भारत सरकार से कामना है कि इसे जीवंत रहने में भरपूर मदद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व्याख्यान सुनने को हम सभी को मिला है। मिथिला की सांस्कृतिक और सभ्यता और ज्ञान विज्ञान हर तरीके से मिथिला जो है ना वो व्यापक है अपने आप में। और इनकी जो मतलब मिथिला की संस्कृति रियली में अपने आप को सुनने लायक है। और जब इतनी सारी बातें जयदेव मिश्र जी के द्वारा सुना तो कहीं ना कहीं अपने पुरानी सारी चीज़ें आ गई, कहीं ना कहीं उसी जगह से बिलोंग करते हैं। तो आज बहुत सारी नई चीज़ों को सुना, और कार्यक्रम में इस माध्यम से जितने भी बंधु जुड़े हैं और सभी लोगों का कमेंट भी बड़ा अच्छा रहा है। मिथिला के इतिहास का इतना सजीव वर्णन, बहुत शानदार, मतलब बहुत ही सुंदर आया है। मिथिला इतिहास पर अद्भुत व्याख्यान, स्वदेशी आत्मनिर्भर माननीय जयदेव मिश्र जी का बहुत सुंदर व्याख्यान। आप सामाजिक कार्यों में गतिशील, ऐसे बहुत सारे अपने कमेंट आए हैं। तो कार्यक्रम में आप सभी बंधु जो भी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत और आभार है। और क्या बोलते हैं, आज मैं आशीर्वचन के लिए डॉक्टर पीएन मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा। जी मिश्र जी ने मिथिला की संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत ही उत्तम ज्ञान प्रस्तुत किया। सभी लोग अवश्य उससे लाभान्वित होंगे। मिथिला तो वैदिक काल से ही ज्ञान का केंद्र रही है। याज्ञवल्क्य का जो इन्होंने कहा शास्त्रार्थ हुआ था वो बृहदारण्यक छांदोग्य में हुआ ही है। इसके अलावा भी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हुए, चाहे मंडन मिश्र हुए, जिनको पराजित करने के बाद ही आदि शंकराचार्य को कीर्ति मिली, तो ऐसे दिग्विजयी विद्वान मंडन मिश्र या 6 दर्शन पर टीका लिखने वाले वाचस्पत मिश्र, मिश्र जी के पितामह जयदेव मिश्र जी जिन्होंने परपह सिंधु शेखर आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। मिश्र जी स्वयं में भी पुरातत्व विभाग के हैं और इतिहास विभाग के डॉक्टर मिश्र जी ने प्रस्तुत किया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहें, इन लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। और कई सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है और हमें लगता है कि समय थोड़ा कम रहा है। जयदेव मिश्र जी द्वारा बहुत मतलब कम समय में पूरे मिथिला को एक पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश की है। कोई नहीं, आगे भी हम आपसे समय लेंगे। अब फणिकांत मिश्र जी आपको आमंत्रित करते हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज के कार्यक्रम के लिए जयदेव मिश्र जी, डॉक्टर पीएन मिश्र जी और डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी, आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद के लिए फणिकांत मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा। जी मनीष जी, हमारे बहुत ही प्रेमी डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब और प्रोफेसर जयदेव मिश्र जी, हम थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं मिथिला में आके बैठ गया हूँ। इन्होंने सीधे हम लोगों को मिथिला में ला के बैठा दिया और मेरे घर में मिथिला का पाग पड़ा हुआ था तो मैंने अपने सिर पे लगा लिया। ये मिथिला का पाग जो है ये मिथिला की बड़ी भारी इज्जत है, बड़ा भारी सम्मान है। और जब प्रोफेसर साहब ने उसके बारे में जिक्र की तो मुझे लगा कि आज ये अच्छा मौका है जब मैं अपने सिर पे मिथिला का पाग लगा लूं। धन्यवाद कहना तो बहुत छोटा शब्द लगता है। इस तरह के विद्वानों के द्वारा उस मिथिला क्षेत्र के बारे में
जानकारी प्राप्त करना और जो सतपथ ब्राह्मण में मिथिला की वर्णन और मिथिला के बारे में जो हम लोगों को सबसे पहला अनुभव प्राप्त होता है, वो लगता है कि अभी उस मिथिला में अभी भी बहुत दम है, अभी भी उसमें बहुत शक्ति है। मैं मानता हूं कि मिथिला एक मिथिला नगरी नहीं, वो शक्ति भूमि है, जिसको कि प्रोफेसर जयदेव जी ने बड़े अच्छे से बताया कि मिथिला में किस तरह से हम लोग धर्म से, हम लोग किस तरह से सोशल लाइफ से, किस तरह से इकोनॉमिक लाइफ से बहुत ही ज्यादा जीवित हैं। हमारा धर्म कितना अटूट है कि हम शाक्त भी हैं, हम वैष्णव भी हैं और हम शैवाइट भी हैं। ऐसा कल्चर आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, जहां ये तीनों पूजा हमारे घर में होती है। हर मैथिल अपने घर में पूजा करता है तो वो पार्थिव शिव की पूजा करता है, वो विष्णु भगवान रखे रहता है, उन विष्णु की पूजा करता है, और देवी का तो जाप करता ही है क्योंकि वो कुल देवता हैं। और ये मिथिला में आज भी इतना चेंज होने के बावजूद भी मिथिला के हर मंदिर जागृत हैं, हर मंदिर जीवित हैं। प्रातः काल जब आप जाएंगे तो वहां मिथिला के मंदिरों में लगेगा कि साक्षात भगवान वहां दर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं। यह चीज मैंने मिथिला में पाया है कि हर मंदिरों में पाया है। इसके अलावा ये जगह ऐसी हुई है जहां पर कि बहुत विद्वान राजा लोग हुए, बड़े कर्मकांडी राजा लोग हुए। राजा जनक के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं कि राजा जनक का क्या अपना विचार था। नान्य देव हुए, हरिसिंह देव हुए, शिव सिंह हुए, महेश ठाकुर हुए, लक्ष्मीश्वर सिंह, ये सब राजा महाराजा की पदवी थी इन्हें। लेकिन जैसे शंकराचार्य जी के गोष्ठी में मिश्रा साहब ने, पीएन मिश्रा साहब ने बताया था हम लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजा लोग अद्भुत ज्ञानी थे और इन्हें धर्म का बहुत ज्ञान होता था। आप अगर फिलॉसफी पर जाइए तो इसी मिथिला नगरी में गौतम हुए, मंडन मिश्र हुए, कुमारिल भट्ट हुए, वाचस्पति मिश्र हुए, उदयनाचार्य हुए, गंगेश उपाध्याय हुए। इस तरह से यहाँ मतलब मिथिला नगरी में भरा पड़ा इतिहास है। स्मृतकारों के ऊपर जाइए तो याज्ञवल्क्य जैसा अब कोई दूसरा नहीं हुआ, श्रीकर हुए, हरिनाथ हुए। तो ये सब चीजों का चित्रण इतना बढ़िया प्रोफेसर जयदेव जी ने अपने पूरे अनुभव के साथ कहा है कि हम लोग पूरे इनके आभारी हैं। और इनके ज्ञान से हम समझते हैं कि जो कोई भी मिथिला के बारे में थोड़ा बहुत उनको रह गया होगा, उस सब की जानकारी उनको मिली होगी और वो लाभान्वित हुए होंगे। हम अपने तहे हृदय से प्रोफेसर जयदेव मिश्र जी को इस तरह के अच्छे भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद पूरी टीम की ओर से।